फर्स्ट डे तुम्हारा, अच्छा। काय तैयारी कर रही हो? सीटेड वाले, अच्छा सीटेड वाले तो अच्छा जूनियर काय का इनका एसएसटी के साइंस है, क्या है? साइंस है। तो तुम्हारे काम की क्लास नहीं रहेगी तो फिर तुम जा सकती हो, क्योंकि ये एसएसटी वाले होते तो काम के होती है ना, साइंस वाले के लिए काम के नहीं है। हाँ तुम लोग बताओ भाई, इधर घोड़ा झंडा तुम लोग काय नहीं पढ़े, क्या चाहते हो तुम लोग? अभी पीट के लाइव कर दें तुम्हें? अच्छा चलो शुरू करो, पढ़ के नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करो। तो पढ़ो लेकिन, क्योंकि हमने कहा था करंट क्या उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। जैसे कल हमने बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ाए थे, जैसे कल पढ़ाया था स्वच्छ वायु रिपोर्ट 2024। तो स्वच्छ वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 पढ़ाई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था। पूछा जा सकता है स्वच्छ वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कितनी श्रेणी में आती है? 3 श्रेणी में आती है। पहली श्रेणी 10 लाख से ऊपर की ओवरऑल होती है, दूसरी श्रेणी 3 लाख से 10 लाख की होती है, तीसरी श्रेणी 3 लाख से नीचे की होती है। अब उसमें पूछ देगा पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, पहली श्रेणी में पहला दूसरा कौन है, दूसरे श्रेणी में पहला दूसरा कौन है, तीसरे श्रेणी में पहला कौन है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ना। जैसे कल मोदी जी ने एक योजना हम पढ़ाई थी, शुरू करी उन्होंने, जल संचय जन अभियान, जल संचय जल अभियान 6 सितंबर को शुरू करा था उन्होंने। ये वाली योजना बताई थी, ये भी तुम्हारे काम की योजना है। पढ़ोगे तभी कवर कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत में रहोगे, था ना। तो अखबार सीरीज सब लोग पढ़ें, बिना उसे काम चलेगा नहीं, ठीक। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। तो कुल मिला क्या पढ़ा रहे थे? तो कल हमने इतिहास की बात करी थी, और इतिहास में हमने आप लोगों को कल इतना पढ़ा दिया था कि जैसे बेसिक चीज़ें, इतिहास का बेस पढ़ाया था आपको। और बेस का मतलब ये बताया था कि भाई इतिहास के जनक कौन है, बीसी और एडी में आप क्या अंतर करेंगे, कैसे अंतर करेंगे, ये कल हमने समझाया था। इतिहास का विभाजन हमको समझाना था, क्या समझाना था? इतिहास का विभाजन। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए, इतिहास का विभाजन। तो हेडिंग डाल दीजिए, इतिहास का विभाजन। अरे बार बार इधर कहाँ चला जा रहा है? तो इतिहास का विभाजन, ये हेडिंग डालो। जो कल नहीं थे अगल बगल वालों से देख लेंगे, ठीक। विभाजन में जैसे हमने कहा था कि इतिहास को 2 पार्ट में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं भाई? वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक विभाजन जो है अंग्रेजों ने करा था, यानी ब्रिटिश विभाजन। कौन सा विभाजन? ब्रिटिश विभाजन। और एक इसका ऐतिहासिक विभाजन होता है। कौन सा होता है? ऐतिहासिक विभाजन होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो एक विभाजन इसका कौन सा है? ऐतिहासिक विभाजन है। तो 2 विभाजन हो गए, एक इसका ब्रिटिश विभाजन हो गया और एक इसका क्या हो गया, ऐतिहासिक विभाजन हो गया। तो दोनों तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ब्रिटिश विभाजन, ऐतिहासिक विभाजन, ये आपको याद रखना है। क्लियर बात? तो ब्रिटिश, ऐतिहासिक। अब इसमें जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, इसको कितने पार्ट में बांटे थे? 3 पार्ट में बांटा था उन्होंने। 3 पार्ट कौन कौन सा? तो इन्होंने कहा कि एक प्राचीन है, एक क्या भाई, मध्य है। तो एक प्राचीन, मध्य और आगे क्या, आधुनिक। ये अंग्रेजों ने बांटा। तो अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को 3 पार्ट में बांटा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्राचीन का क्या मतलब है? हैं? और मध्य का क्या मतलब है? प्राचीन का मतलब क्या है? बताओ प्राचीन का मतलब क्या है? अच्छा, तो ऐसा नहीं चलेगा, सब पुराना ही है। आधुनिक भी पुराना, 1947 पहले की बात हो रही है, तो वो भी तो पुराना है, नया क्या है इसमें, सब पुराना ही है। प्राचीन का मतलब होता है हिंदू काल। क्या होता है? हिंदू काल। यहाँ पे जो भी तुम पढ़ोगे हिंदुओं से रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे मान लो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो पढ़ाएंगे तुमको प्रागैतिहासिक काल, फिर पढ़ाएंगे सिंधु घाटी, फिर पढ़ाएंगे वैदिक काल, फिर पढ़ाएंगे महात्मा महावीर, है ना, महाजनपद महाकाव्य, फिर उसके बाद से जो है
जितने भी ये मगध वाले हैं, जैसे कि अशोक हैं, चंद्रगुप्त हैं, फिर तुमको गुप्तों में पढ़ाएंगे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, फिर पढ़ाएंगे तुमको हर्षवर्धन। अभी सवरे कौन से शासक हैं? हिंदू हैं कि नहीं हैं? तो जितने हिंदू हैं वो सब आप इसमें रख देंगे तो हिंदू काल हो गया। सीधा सीधा आंसर आप दे सकते हैं। तो प्राचीन का मामला मतलब हो गया इसमें हिंदू काल से। क्लियर हो गया? तो ये अंग्रेज़ों का कहना सीधा था कि जहाँ पर हिंदू थे वो बहुत पिछड़ा था, बैकवर्ड था, वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए हमारे इतिहास को उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया? निम्न सिद्ध किया था। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना हो तो उसके दो तरीके हैं, या तो अपने आप को इतना ऊपर उठाइए कि सामने वाला अपने आप छोटा दिखने लगे, और एक तरीका ये है कि सामने वाले को कूट दो, है ना, वो खुद छोटा हो जाए। दो तरीके हैं। तो दूसरे की बुराई से भी अपनी ऊंचाई बनाई जा सकती है, और एक अपने अच्छाई से अपनी ऊंचाई बनाई जा सकती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारी बुराई से अपनी अच्छाई बताने की कोशिश करी, न कि अपने अच्छाई से अपनी अच्छाई। क्लियर समझ में आया कुछ मामला? ठीक। तो ये हिंदू काल है। अब हिंदू काल में उन्होंने कहा कि मानो जो भारत के लोग थे वो एकदम पिछड़े थे, बैकवर्ड थे, उनके पास कुछ था नहीं। मध्यकाल का मतलब क्या है? मुस्लिम काल। तो यहाँ पर आप मुस्लिम काल बता सकते हैं। तो ऊपर वाला हिंदू काल हो गया, इधर वाला कौन सा काल हो गया भाई? मुस्लिम काल हो गया। तो हिंदू काल अब मुस्लिम काल। जहाँ पर जैसे ही मुस्लिमों का प्रभाव शुरू हुआ उस काल को क्या बोला गया? मुस्लिम काल। जैसे कहा जाएगा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। वहीं से मध्यकाल शुरू हो जाता है, और जहाँ से मुस्लिमों का प्रभाव खत्म हो जाएगा वो मध्यकाल होगा। अब जहाँ से अंग्रेज़ों का काल शुरू हुआ उसे क्या कहा जाएगा? आधुनिक काल। और अंग्रेज अपने आप को मॉडर्न सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को आधुनिक बोला। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्रिटिश काल या अंग्रेज़ों का काल। लिख लो यहाँ पर। तो हिंदू काल हो गया, मुस्लिम काल हो गया, ब्रिटिश काल हो गया। ये सीधे सीधा आप आंसर दे सकते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इस तरह से आप शब्दों का समायोजन यहाँ पर लगा सकते हैं, कर सकते हैं, बता सकते हैं। इतनी बात पहले क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गया हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। दोनों शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर बात? अब अंग्रेजों ने कहा कि हम जब से आए हैं तभी से भारत में क्या आई है? मॉडर्निटी आई है, आधुनिकता आई है। नहीं तो पहले लोग कैसे थे? पिछड़े थे, बैकवर्ड थे, हबसी थे, ब्लैक इंडियन थे, फुल इंडियन थे, फुलिश इंडियन थे, ऐसा बोला करते थे। कौन? अंग्रेज। पता है इंडियन को क्या कहते थे? यही कहते थे ब्लड इंडियन, फुल इंडियन, और सबसे बाद में ब्लैक इंडियन। और जब नहीं समझ में आता था तो क्या कहते थे? हबसी इंडियन। समझ में? हबसी जानते हो क्या होता है? क्या होता है हबसी? हाँ, हबसी का मतलब होता है आधा मानो आधा जानवर। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? हबसी बोला जाता है। एक तुम्हारे वाले में हबसी का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा, हाँ, खाया जाए, एकदम बिल्कुल खाया जाए तो रुके ना, मतलब बिल्कुल। तो कहते हैं कि क्या हो गया है? हबसिया गया है, बिल्कुल, है ना। तैसे वाले तो वही हम लोग को हबसी बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे अंग्रेज? हाँ, ऐसा क्यों बोलते थे? नहीं तो हम लोग हबसी थे, वो तो अलग बात हो कि अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने के लिए। लेकिन इस मामले में, जिस मामले में उन्होंने हबसी बोला, उसमें हम लोग थे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता, 56 भोग खाने का प्रावधान था। कितना? 56 भोग। अच्छा, 56 भोग थाली में तो आएगा नहीं, परात में आता था। राजा महाराजा और जमींदार के यहाँ अंग्रेज गए, अब उन्होंने देखा भैया परात में आया खाना, 56 जगह रखा है थोड़ा थोड़ा। और 56 जगह रखने का मतलब हुआ कम से कम 50-50 ग्राम भी रखा हो तो भी 2800 ग्राम होता, मतलब 3.25 किलो भोजन होता है। समझ में आई बात? 2800 ग्राम हुआ, 56 है तो 28 से हुआ, 28 दूना 56 होता है। अब मान लो कि 3.25 किलो अनाज रखा हो खाने के लिए, तुम खाने लगो, वो बेचारे खाते कितना? 250 ग्राम, 300 ग्राम, और तुम खा रहे हो 2800 ग्राम, तो तुम्हें वो क्या कहेंगे? हबसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसलिए उन्होंने अपने आप को, हम लोगों को हबसी बोला था। खाने में भारतीयों की तुलना कोई नहीं कर सकता। जितने खाने में शौकीन और जितना ज़्यादा भारत वाले खाते हैं, इतना कोई नहीं खाता। तुम्हें और बता दें, अच्छा खाते हैं। अरे तो चीन वाले जो खाते हैं वो कम खाते हैं, लेकिन सॉलिड खाते हैं। अरे यार, उसमें एनर्जी जितनी होती है। तुमने लाल चींटी की चटनी खाई है? नहीं खाई? लाल चींटी की चटनी में सारे जितने भी तुम्हारे शरीर को जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए सब है उसमें। भाई जाता कहाँ मिलती है पता है तुम्हें? उड़ीसा में। तो खाओ उसको, देखो वहाँ के लोग खा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं खा रहे हो। बास में सॉलिड चीज़ें हुए। तुम लोग का खाना है लौकिया, घुइयाँ, कदुआ, हाँ, तो यही वाला खाओ तुम लोग। अमिया की चटनी खाए लो।
अब मोमोज की चटनी खाए लो, बस एक खाओ, तुम्हारे कम का वही है। समझो, कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ के लोग खाने में बड़े शौकीन रहे। एक तो शासक था, कल कहीं परसों हमने उसको पढ़ा, वो 37 किलो खा जाता था पर डे, 37। हमने कहा एक आदमी है कि क्या जानवर है बिल्कुल। तो उसका नाम, गुजरात का शासक था, उसका नाम है महमूद बेगड़ा। मतलब दिन भर में वो 37 kg खा जाता था, 150 केले खा जाता थे कहीं बैठे बैठे। तुम एक दर्जन केला खाना हो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए, और वो बंदा एक ही बैठने में क्या करता था, जो है 150 केले खाया जा करता। बहुत सारे उसमें डाइटिंग अलग अलग लिखा था, क्या क्या वो खा जाता था। लगभग 37 किलो पर डे भोजन ग्रहण करता था, ठीक। जबकि एक हाथी दिन भर में कितना खाता है, एक हाथी दिन भर में कितना खाता है, एक हाथी का दिन भर का भोजन होता है 100 kg, ठीक। तो एक हाथी जो है दिन भर में लगभग 100 kg पानी और अनाज, ये कितना खिला रही थी, कितना, 10 kg, बस नालायक। उतना बड़ा शरीर लिया, 10 kg खाएगा, हैं। अरे 1.5-2 किलो तो तुम लोग खा जाते हो दिन भर में, 1.5-2 किलो नहीं खा जाते हो, खा जाते हो नालायक हो। दिन भर की बात हो रही है, एक बार की नहीं बात हो रही है। 1.5-2 किलो नहीं खाते हो नालायक हो, 200 ग्राम का नाश्ता कर लेते होगे सुबह में ही, ठीक। तो 200 ग्राम का नाश्ता हो गया, और मान के चलो कि लगभग जब दोपहर में खाना खाते होगे आधा किलो पौने 1 किलो खा ही जाते होगे। फिर एक नाश्ता हो तो फिर शाम का देख लो, तो लगभग 1.5 से 2 किलो तो खा ही जाते होगे भाई, थोड़ा थोड़ा मिला कर देखोगे तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिलहाल नहीं, हम तो मान लो खा ही लेते हैं, क्योंकि हम तो दिन भर खाते नहीं है, एक बार जब खाते हैं तो ठीक ठाक खाते हैं मतलब। लेकिन अंग्रेज़ों की तरह से नहीं खाते हैं, अब सिया का मतलब जैसे वो महमूद बेगड़ा की तरीके से। हाँ, तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये हो गया कौन सा विभाजन, ब्रिटिश विभाजन। एक विभाजन और है, कौन सा भाई, जो इतिहासकारों ने विभाजन किया, जिसे हम लोग ऐतिहासिक बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल डिवीजन बोल सकते हैं उसको। अब इसमें ज़रा देखिए क्या है, तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, लिख लेना। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो सीधा सीधा बता सकते हैं कौन सा काल है भाई, प्रागैतिहासिक काल है। अब प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब है बताइए, इससे पहले कभी पढ़े हो ये सब? हाँ, इससे पहले पढ़ी हो कभी, मतलब कहीं पढ़ा है? अच्छा, तो बताओ फिर प्रागैतिहासिक का क्या मतलब होता है, कहीं पढ़ा है तो बताओ, और है कि नहीं? आदि मानव काल। अच्छा, इसका संधि विच्छेद जानते हो तुम लोग, संधि विच्छेद करो, प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक। प्राक मतलब क्या होता है, फिर प्राचीन, मारा भी तुम्हें गिरोगे जग बाहर, प्राचीन। प्राक मतलब होता पहले, क्या होता प्राक मतलब पहले, ऐतिहासिक मतलब इतिहास के पहले। यानी ये घटना कब की है, इतिहास के पहले की घटना है। इतिहास की पहले की घटना किसको मानोगे, डायनासोर। तो इतिहास के पहले की घटना उसे मानोगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। भाई जिसका लिखित वर्णन हो गया वो इतिहास हो जाएगा, और जिसका लिखित वर्णन नहीं है वो क्या हो जाएगा, प्रागैतिहास होगा, इतिहास के पहले घटना। यदि लिखा नहीं गया है, यदि लिखा नहीं गया है तो फिर है क्या नहीं, ये बताओ। तो दो चीज़ें नहीं हैं, यदि लिखा नहीं गया है तो दो चीज़ नहीं है, एक भाषा नहीं है और एक लिपि नहीं है। हम उसके बारे में जानते हैं हड्डियों के माध्यम से, पत्थरों के माध्यम से, इसके माध्यम से जानते हैं, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अर्थात इस काल में दो चीज़ों के अभाव है, एक भाषा की और किसकी भाई, लिपि की। तो भाषा और लिपि दोनों यहाँ पे क्या है, अनुपस्थित। अब तुमसे क्वेश्चन कह दे कि ऐसा काल जिसमें भाषा और लिपि नहीं थी, उस काल को क्या कहा गया, तो क्या कहोगे, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। याद करने का तरीका रटना कुछ है नहीं, हमने अभी संधि विच्छेद कराया। प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक मतलब पहले, इतिहास मतलब इतिहास, इतिहास के पहले की घटना, वो घटना जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं, उसमें भाषा और लिपि नहीं। ये बात समझ में आ गई एक शब्द में? अच्छा, अब ये बताओ कि जब भाषा नहीं है, लिपि नहीं है, तो मानव एक दूसरे को समझता कैसे है? कौन से सांकेतिक मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ कौन सा संकेत, वही तुम जानना चाह रहे हैं। हाँ,
मान लीजिए कि जो है आप श्री राम होटल में हो, समोसा वहाँ मिल गया है, और यहाँ वाले को बताना कि हमें समोसा मिल गया है, तो कैसे बताओगे? हाँ, अच्छा जी बात। अच्छा आ जाओ इधर। अच्छा ये बात। तो देखो वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि ठीक है संकेत तो है, लेकिन संकेत काय के होता था, ध्वनि से होती थी वहाँ पे। वहाँ पे संकेत का माध्यम किससे था? ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के माध्यम से एक दूसरे को क्या करते थे? समझाते थे। जैसे तुमने कई पुरानी पिक्चरें देखो, जनजाति वाली देखो, तो तुम्हें वो देखा होगा कि वो कैसे एक दूसरे को समझाते हैं, ठीक वही लॉजिक था। तो उनको ट्रेंड किया जाता था कैसे? तो उनके ट्रेनिंग सिस्टम ये होता था कि आप यदि दुख में हैं तो कैसी आवाज़ निकालोगे, शिकार मिल गया तो कैसी आवाज़ निकालोगे, यदि तुम दुश्मनों से घिरे हो तो कैसी आवाज़ निकालोगे, उस आवाज़ से तुम्हारी कम्युनिटी का जो बंदा होगा वो समझ जाएगा कि तुम दिक्कत में हो, कि परेशानी में हो, कि अच्छे में हो, वो समझ जाएगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये होती है, ठीक। ये बात तुमने एकदम लॉजिकल पूछी, अभी बताते हैं, थोड़ा देर रुको, 2 मिनट अभी। अच्छा, जैसे कई बार तुमने देखा होगा गैया भैंसिया होती है गाँव में, एक भैंसिया बोलती, दूसरी भैंसिया बोल देती, वो भैंसिया उस भैंसिया को समझ रही है, लेकिन तुमको समझ में आया वो भैंसिया उस भैंसिया से क्या कह रही है? तो बताओ वो कैसे समझे? उन्होंने कैसे समझा? वो भैंसिया भैंसिया समझ गई, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया वो क्या है। अब वो समझ गई वो क्या कह रही, ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता था। पहला तो भैंसिया का एग्जाम्पल था। अब शुरू करते हैं तुम्हारे घर से। घर में जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है, आप जानते हैं बच्चा बात कोई बोल तो पाता नहीं है, लेकिन वो अपनी आईडी बनाता है, अपनी आईडी। उस आईडी को तुमको समझना होता है, और फिर धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि कहना क्या चाह रहा है। तो वैसे ही मानव भी था, शुरुआती मानव ऐसे करता था कि जो उनके बाल बच्चे होते थे उनको ट्रेंड करता था कि तुम्हें कौन सी चीज़ क्या करनी है, किस स्थिति में क्या बोलना, धीरे धीरे वो सीख जाता था। जैसे हम अपने भांजे का एग्जाम्पल देते हैं, हमारे साथ भांजा रहता है, छोटा अभी एकदम बिल्कुल 2 साल का है। अब उसने क्या किया है कि अपनी सबरी आईडी बना रखी है, ना उसने कभी पढ़ना आता है, ना उसे लिखना आता, ना उसके पास लिपि है, ना उसके पास भाषा है, लेकिन पूरे घर भर को समझा देता है कि मैं क्या चाहता हूँ। हम लोग समझते भी वो क्या चाहता है, क्योंकि उसकी बातों को हम लोग ने समझ लिया कि हम वो ये कहना चाह रहे हैं। वैसे ही ट्रेंड किया जाता है। अब जैसे अब उसे काजू कतली नहीं बोलना आता है, काजू कतली बहु खाता है, काजू कतली उसे बोलना नहीं आता है, तो हमसे बोलता है मामा काकू, मतलब हम समझ गए का कही रहो है, मतलब इसे काजू कतली चाहिए, सीधा बोलेगा काकू। जैसे जाएंगे हम कहें टाटा बाय, तो टाटा बाय करेगा, और जिस दिन काजू कतली उसके दिमाग में आ गया तो कहेगा मामा, हम रुकेंगे, आएगा पास में, और फिर कहेगा काकू। हम समझ गए आज को काकू खाने का मन है, ठीक। अब समझो इसको, उसने अपना आईडी दे दिया हमको कि हम काकू बोलें तो क्या समझो? काजू कतली समझो। जैसे कुत्ता को कुत्ता नहीं बोलेगा, ता बोलता है, कू खा जाता है केवल ता है कुत्ता। जैसे जूता है तो जू नहीं बोलेगा, ता बोलेगा, कहेगा ता। एक मम्मी है तो मम्मी को मम्मी नहीं बोलता है, मी बोलता है, माँ खा गया, मतलब उसके एक दिमाग में उसकी जो आइडिया थोड़ी गड़बड़ है, यानी पहला अक्षर खाना है। कुत्ता का कू खा गया, जूता का जू खा गया, मम्मी का माँ खा गया, केवल मी बोलता, लास्ट वाला बोल देता है। उसे जो समझ में आया, अब उसने आईडी बना लिए। जैसे वो ता सब कहता हम समझ लेते, या तो ये जूता कह रहा है या कुत्ता कह रहा है, मी मतलब माँ को बुला रहा है। तो अब क्या उसने अपनी आईडी पूरी बना रखी है कि हमें क्या कब बोलना है। बात समझ कि नहीं आई? बहुत देर तक जितने पक्षी हैं उन पक्षी का आईडी उसने क्या बना रखा है? काका बना रखा। काका कौन जा रहा है? जैसे कौन उड़ता हुआ पक्षी जाता है, पूछते हैं कहाँ जा रहा है? काका जा रहा है। काका का मतलब उसका कौवा है, क्योंकि वो सबसे पहले उसके सामने कौन आया था? कौवा आया था। क्योंकि वो बताती है हमारी सिस्टर की, जब वो हमारी हमारा अम्मा मतलब उसकी नानी जब उसे खाना वाना खिलाती थी तो क्या करता था कि रोटी वोटी जो है खाता कम था, इधर छिड़ता रहता था, तो कौवे आके उसके आसपास बैठ जाते थे। तो ये वाला, तो अब उसको बताया गया कौवा, वो कौवा बोल नहीं पाता था, क्या बोलता है? काका आगे, कौवा नहीं काका आगे। तो सबरी चिड़िया की आईडी क्या उसकी? काका है। अब समझ में आया कैसे लोग समझते थे? तो इसी तरह से बच्चे क्या होते थे? ट्रेंड हो जाते थे, और फिर वो आदमी भी ट्रेंड हो जाता था कि ये बंदा इस कंडीशन में होगा तो क्या बोलेगा। ये है इतिहास का मामला। तो प्रागैतिहासिक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इसको समझना होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट, अध्य ऐतिहासिक। अच्छा, अब दूसरे तरह समझो। अभी तक हम जब पढ़ाते थे
तो हम दूसरे एग्जाम्पल देते थे। अब हम पढ़ाते हैं तो अपने भांजे का एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने अपने भांजे से भी बहुत कुछ क्या किया है, सीखा है पढ़ाने का, कि कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बात कैसे हो सकती। तो एक तरह से वो क्या है, वो हमको सिखा रहा है, हम उसको नहीं सिखा रहे हैं, वो हमें सिखा रहा है कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। हर जगह तुम्हें सीखने को मिलेगा जहाँ देखोगे। तो इसे अध्य ऐतिहासिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अध्य ऐतिहासिक। और कई जगह लिखा होता है अर्ध ऐतिहासिक। क्या लिखा होता है, अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है, आधा इतिहास। आधा इतिहास किसे मानोगे तुम लोग, हाँ एक होनी चाहिए, या तो भाषा हो या तो लिपि हो। भाषा मिली तो लिपि नहीं, और लिपि मिली तो भाषा नहीं, मतलब आधा इतिहास है वो। एक चीज़ मिल गई है तो हम आधा इतिहास बोलेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, भाषा या लिपि। तो भाषा या लिपि में से कोई एक उपस्थित होगा और एक कोई क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो भाषा और लिपि दोनों में देख सकते हैं। तो भाषा या लिपि में से कोई एक उपस्थित और एक कोई क्या, अनुपस्थित। इतनी बात सुनाई कि नहीं आई। तो इसको आप इस तरह बना सकते हैं। देख लिया सभी ने, ठीक। अब इसमें दो काल आते हैं। एक आता सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु की लिपि तो है लेकिन भाषा नहीं है। वैदिक काल की भाषा है, लिपि नहीं है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल किस में रखे जाते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल में रखे जाते हैं। वो लिखना नहीं आपको, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उस पर। तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा, तीसरा क्या होगा, अब समझ में तो आ गया होगा। अब हटा दीजिए अध्य, अब बन गया ऐतिहासिक। तो यहाँ क्या बोलोगे, ऐतिहासिक बोल दोगे। लिख लो भैया, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बात तो समझ में आ गई होगी। ऐतिहासिक का क्या मतलब निकल के आएगा, तो जहाँ भाषा और लिपि दोनों आ जाए। भैया जहाँ भाषा लिपि आ गई वो क्या हो गया, इतिहास हो गया। तो आप यहाँ बोल सकते हैं भाषा भी है, आप बोल सकते हैं लिपि भी है। भाषा मतलब उपस्थित, और दूसरा बोलें तो लिपि भी क्या भाई, उपस्थित। तो भाषा और लिपि दोनों यहाँ पर उपस्थित है, इसको ध्यान रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिख लिया सभी ने, ठीक। तो प्रागैतिहासिक हो गया, आद्यैतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया। इस तरह से हम इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, ये हमने विभाजन बताया। अब हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, मेन हेडिंग तो यही पढ़ता है कौन, प्राचीन काल। और उसमें जो पहली हेडिंग पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल। बात समझ, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर प्रागैतिहासिक काल आ जाता है, उसमें अधैतिहासिक काल भी आएगा, कुछ ऐतिहासिक के भाग भी आएंगे। क्लियर बात। तो इतना डायग्राम बनाने के बाद से हेडिंग डाल दो प्राचीन काल, फिर हेडिंग डाल दो प्रागैतिहासिक काल। लिखो फटाक से, जितना लिखा है उतना बना लीजिए, और फिर मेन हेडिंग डालिए प्राचीन काल, फिर लिखिए प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन काल का पहला टॉपिक, पहली हेडिंग, इतिहास की भी पहली हेडिंग कौन सी होगी, प्राचीन काल होगी। तो बातें समझ में आ रही ना तुम लोगों को कि नहीं आ रही है। हाँ, विश्व का सबसे कठिनतम सब्जेक्ट है इतिहास, भारत ही नहीं विश्व का भी। समझ में आई बात कि नहीं आई। कई बार अपने गांव में डायलॉग सुना होगा, क्या इतिहास की कहानी क्या है, कौन से बोलते हैं, रात में पढ़ा 20 में सफ़ा, कुछ ऐसा कुछ है। नहीं, इतिहास बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह में सफ़ा, कुछ ऐसा कुछ डायलॉग बनाए बच्चे कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ो, रात में पढ़ो याद रहती, और सुबह क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती, ऐसा वाला होता है। हाँ, लेकिन सही से पढ़ोगे तो नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, हिस्ट्री जियोग्राफी बड़ी बेवफा, अच्छा रात को रटो और सुबह सफ़ा, ये बात सही। तो ये वैसे भी तुम लोग शुरू से ही इसमें कुछ ज़्यादा तो रहा नहीं इंटरेस्ट, अब ज़्यादा नहीं रहेगा तो दिक्कत तो रहेगी। वैसे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हमको भी इससे ज़्यादा कुछ लेना देना शुरुआत में नहीं था, है ना। इंटर हमने करा था, उस समय हमको भी ये सब कुछ आता जाता नहीं था। उसके बाद इंटर के बाद ऐसी हमने गति पकड़ी कि मैथ भूल गए। हाँ, उसमें मैथ खूब अच्छी आती थी हमको, मैथ रीजनिंग खूब बढ़िया आता था इंटर में। इंटर हमने साइंस से करी, और उसके बाद ऐसी हमने गति पकड़ी कि मैथ और रीजनिंग ऐसी चली गई
कहते हैं गोबर हो गई, बिल्कुल कूड़े में चली गई, वो सब भूल गया, वो सब ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे दिमाग में भर गया। समझ में आई बात की नहीं? सब इंटर की बात है। तो तुम लोगों को भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, तुम लोग भी इन चीज़ों को सीख सकते हो। हाँ नालायक, जब हम भैंसिया चरा के सब पढ़ा सकते हैं तो तुम लोग तो फिर भी ठीक हो, नहीं ठीक हो? अरे हंस रहे हो, सही बता रहे हैं भाई। कक्षा 9 तक हम जब गांव में थे तो भैंसिया चराते। भैंसिया का एग्जाम्पल हमने सबसे पहले क्यों दिया? क्यों दिया भाई? भैंसिया हमारे साथ की रही है, शुरुआती दौर की जो है हमारी सब जो है मित्र रहे हैं सभी। हाँ कार्यकलाप को देखते रहे हैं शुरुआत में, इसलिए हमने वहीं से शुरुआत की। समझ तुम भी जाओगे, लेकिन उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा आपको? लगन, मेहनत। वैसे तो तुम लोग बचपन में क नहीं बोल पाते थे, बोल पाते थे? जब शुरू में छोटे थे तो तुमसे कहा गया क बोलो, तो क बोलने में ही तुम्हारे पसीने छूट गए होंगे। पता नहीं कितनी बार बाद तुमने क बोला होगा। फिर अक्षर को जोड़ना तुमने सीख लिया, तो सीख तो तुम ही रहे हो ना। कठिन से कठिन चीज़ें तो तुम ही सीख रहे हो, हम दोनों सीख रहे हैं। तो हर चीज़ कर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुमने क्या किया था? मेहनत किया था। इसके लिए भी मेहनत करो, आ जाएगा, इसी कोई दिक्कत होना है। तो एक हेडिंग डालो प्राचीन काल, प्राचीन काल में हेडिंग डालो प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, तो ये आपको लिखना है प्रागैतिहासिक काल। सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। कौन सा रेलवे के लिए जोन डालें? बताया था तुम लोग कल नालायक को, बोला नहीं था हमने? जोन के लिए बताया नहीं था तुम लोगों को? कौन सा जोन डालें, नहीं बताया था? तो चलो सुन लो कौन सा जोन डालें। जोन में चंडीगढ़, चेन्नई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इनमें से जो आपको जहाँ जाने में आप कंफर्टेबल हो, आपको दिक्कत कोई ना हो, जहाँ आपकी सुविधा लगे, इनमें से डाल। हाँ नौकरी तुम्हें वहीं मिलेगी, इनमें डाल सकते हैं। इनमें डालने का फ़ायदा ये है कि यहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। भुवनेश्वर भी देख सकते हैं, भुवनेश्वर भी ठीक है। चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इसमें से जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे डाल दीजिए। हाँ लेकिन अहमदाबाद वो ना डालें, क्या? मुंबई, कोलकाता, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। बिहार के आसपास का एरिया बिल्कुल ना डालें, वो सब उसे मिल जाएंगे जो चंडीगढ़ वाले देंगे, चेन्नई उन्नई वाले दिख रहे हैं, उसी के आसपास में सिकंदराबाद वालों से आ जाएंगे। ठीक, तो डाल दो चेन्नई, तुम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक स्टेशन मास्टर हुआ, वो सिकंदराबाद से हुआ था, उस समय गोवा में ही है। उसका नाम क्या है? उसको हमने नाम लिखा एलेक्जेंडर नाम से, उसका नंबर सेव है, प्रतीक कटियार नाम है उसका। तो वहीं पर गोवा में ही है। अभी कल ही फ़ोन आया था कि सर जी आपकी आईडी जो हैक हुई है, सबसे पहले उसी के पास कॉल गई थी, मतलब मैसेज गया था, तो उसने सबसे पहले फ़ोन किया कि सर जी आपकी आईडी के नंबर पे फेक आईडी बनी हुई है, तो उसने पहले किया था। तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ जाना चाहते हैं। दक्षिण मान लो तुम्हें खूब शौक हो समुद्र घूमने का, तो डाल दो भैया दक्षिण भारत। बालू घूमने का हो तो भुवनेश्वर चले जाओ। ठीक, अच्छे तरीके से रहना हो तो चंडीगढ़ डाल दो, सुव्यवस्थित शहर है, वहाँ कोई टेंशन की बात नहीं, पंजाब और हरियाणा से घिरा हुआ है। एकदम तुम्हें पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरने बहुत पसंद हो तो गुवाहाटी डाल दो। क्या डाल दो? गुवाहाटी डाल दो। समझ में आई बात? अब मोदी जी बीजेपी पसंद हो तो अहमदाबाद डाल दो। ठीक, अब तुम्हें जो लगे, सारी पसंद भी बता दी, सबकी परिस्थितियाँ बता दी, अब डाल सकते हो। एकदम देखना हो तुमको पठार तो बिलासपुर डाल दो, बिल्कुल है ना। बिलासपुर भी ठीक जोन रहता है, लेकिन शायद बिलासपुर में ज़्यादा सीटें हैं तो वहाँ ज़्यादा लोग डालेंगे उसको, है ना। चलो अब आगे पढ़ लो। जोन हो गया क्लियर? ये कौन ऑनलाइन पे पूछ रहा था, तो हमने बता दिया। जोन आपको जो लगे डाल दो। जोन कोई भी डालोगे मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, पहली बात समझ लो। हाँ पढ़ना पड़ेगा। अब ये मत समझो कि जोन डाल दिया तो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक, हाँ जोन कोई भी डालिए, पेपर आपको मेहनत से ही देना पड़ेगा। हाँ इसमें बस ये होता है जो सही जोन का चयन कर लेता है, वहाँ कभी कभार मेरिट कम हो जाती है तो आप कम नंबरों पर भी क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, बस इतना फायदा मिलता है, मात्र एक। अब वो तो लिखा होगा उसमें, बताएगा कहाँ होगा। अब टाइपिंग है शायद उसमें 10+2 वाले में,
तो टाइपिंग यदि आपकी ठीक हो तो डालो, क्योंकि सब में टाइपिंग मांगा है जो 10+2 वाला है, आप अपर वाले में टाइपिंग नहीं मांगा है। तो टाइपिंग वाले डालने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइपिंग आती हो तो डाल दो 10+2, तो और आसान है। ठीक, अब आ जाओ प्रागैतिहासिक काल पे जरा। सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, बताओ क्या अर्थ होता है। थोड़ी देर पहले बताया था आपको हमने। अर्थ निकालने का तरीका वही, प्राक प्लस ऐतिहासिक। तो प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्राक मतलब होता है पहले, ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास। इतिहास दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो बनेगा इतिहास के पहले की घटना। लिख लो, इतिहास के पहले की क्या भाई घटना। अर्थात तुम लिख चुके हो, भाषा नहीं लिपि नहीं, ये पहले ही लिख चुके हो। अर्थात भाषा अनुपस्थित और लिपि भी क्या भाई अनुपस्थित। ये हो गया तुम्हारा अर्थ। तुमसे कोई कहे प्रागैतिहासिक क्या होता तो यही बताओगे जो अभी हमने तुम्हें बताया। सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है, आप उसे डिसाइड कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बात खत्म होती है इसकी। लिखिए, फटाफट लिखिए, फिर और आगे बातें बताते हैं। कई सारी बातें आपको बतानी समझानी है। लिख लिया? अच्छा, अब आओ, ये तो प्रागैतिहासिक काल है। समय वैसे तुमसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी तुम्हें हम समय बता दें कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना गया है वो 50 लाख बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक है। लंबा समय है। किसी एक किताब में आपको ये एग्जैक्ट टाइम कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक लमसम यदि आप लिखना चाहते हैं तो 20 लाख बीसी से लेकर 4000 बीसी तक आ सकते हैं। मान लीजिए तुमसे कोई कह देना है तुम प्रागैतिहासिक काल का टाइम बताओ, तो टाइम फिक्स कहीं नहीं है, लेकिन लगभग अधिकांश जो किताबें मानती हैं वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक मानती हैं। क्लियर बात? तो अगला आप लिख लीजिए जरा समय। इसका टाइम क्या है भाई? समय। तो समय लिखिए। समय हटाएं इसको, तो समय लिखिए। समय में आप दिखा दीजिए वही 20 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी तक। 20 लाख बीसी, 20 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी तक का इसका समय है। हाँ, तुम लोग दांत बहुत निकलने का बात, तुम लोग दांत बहुत दिख रहे हैं क्या बात? क्या पूछ रही बताओ? तो तुम हमसे पूछा करो, इनसे पूछोगे तो हंसेंगे सब। हाँ, क्योंकि इनको पता होता है, तुम इन्हीं से पूछोगे तो तुम हंस पड़ेंगे। अच्छा, सेंटर। तो सेंटर जो है वो कहीं भी हो सकता है, उसके कोई भरोसा नहीं होता है। समझ में आई बात के नहीं है? उड़ा दें। हाँ, उसमें बनती है। अब एनटीपीसी का मतलब क्या, कंबाइंड वाला है, तो उसमें जैसे तुम्हारी रैंकिंग होगी उसी हिसाब से तुमको पद दिए जाएंगे जहाँ पर जो भी मिलने लायक होगा। ठीक, चलो, तो ये 20 लाख समझ में आया। अब तुम्हें बताना इसका अन्य नाम बताओ। अन्य नाम बताओ इसका, बताओ भाई अन्य नाम। एरो बनाते जब नीचे वही वाली एरो बढ़ेगी ऐसे। हाँ, अन्य नाम। अब हम तुमसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है, तो क्या बताओगे? बताओ अन्य नाम। पूरा पाषाण काल, ये अन्य नाम है। हाँ, इधर ही बताओ भाई, अन्य नाम बताइए तुरंत। तुम बताओ, तुम पढ़ी हो, बताओ, तुम ही बताओ। पूरा पाषाण काल अन्य नाम, वो तो उसका विभाजन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हम तो नाम पूछ रहे हैं, अन्य नाम
प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से आप बता सकते हैं भाई? किसी को नहीं पता? तो अभी हमने तुमसे पूछा कि प्रागैतिहासिक काल का विभाजन बताओ, तो तुम लोगों ने क्या बताया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जबकि हम तुमसे पूछ क्या रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। तुम बता किसका रहे हो? पाषाण काल का विभाजन। आप बताओ। तो कुछ लगा कि नहीं लगा? तो विभाजन तुम लोग सही बता पा रहे हो, सही बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हो। समस्या क्या है, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि प्रागैतिहासिक काल ही पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हम लोग किस में कर देते हैं? पाषाण शब्द से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका एक नाम क्या है? पाषाण काल है। देखो क्या होता है, जब तक आप अन्य नाम नहीं जानेंगे तो आसान क्वेश्चन भी आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अभी एक पुलिस में क्वेश्चन आया था और उन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कहते हैं? तो उन्होंने कहा था आर्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। किस सभ्यता को कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता। अन्य नाम हो गया, समझ में आए? अन्य नाम जानना जरूरी है। पूरी काल पढ़ जाओ और उसका नाम ही नहीं जानते हो तो पता चले कि दूसरे नाम से पेपर आ गया तो हमने क्वेश्चन करा ही नहीं। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था चतुर्भुज सुरक्षा, चतुर्भुज और सुरक्षा, और उसके बाद से सिक्योरिटी डायलॉग था, संवाद या संगठन। अब अंग्रेजी मुंह से बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब पता चले तो उसकी हिंदी ही नहीं जानते तो फिर आंसर तुम्हारे बस की बात है नहीं, बात समझ नहीं। जैसे मेरा नाम जानते हो ना तुम लोग, क्या नाम है मेरा? तुम लोग नहीं पता? इधर पीछे हैं, तुम लोग नहीं पता मेरा क्या नाम है? मनोज सर मेरा नाम है। अब मान लो हमारे कई सारे अन्य नाम भी हैं। क्या नाम है? MBT, मनोज बिहारी टाइगर। ये बात पता तुम लोग नहीं पता है? तो पता कर लो, डंडा भी बजा था। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मनोज बिहारी टाइगर, शॉर्ट में बोला जाता है MBT। अगला नाम ब्लैक पैंथर, वो मतलब ब्लैक पहन के आते थे, बच्चों को बहुत कूटते थे, जैसे आज ही कूट दिया हमने, बात समझ के नहीं आई तो इसलिए बच्चों ने क्या बोलना शुरू कर दिया? ब्लैक पैंथर। अब पता चले तुम मनोज सर को तो जानते हो, और किसी ने पूछा कि MBT सर को जानते हो? MBT सर को अब नाम यदि हमारा जानते हो कि ये MBT है तो बता पा रहे हो तो छोड़ो। एक बार हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ाते थे, मैथ के टीचर, उनका नाम रोहित सर था, हिंदी पढ़ाते थे, यहाँ की बात नहीं है, वहाँ पढ़ाते थे कल्याणपुर में, ठीक। उनके गांव का नाम उपेंद्र त्रिपाठी, और यहाँ जाने गए रोहित त्रिपाठी से। वो कि एक उनका मित्र आया, हमसे कहा कि आपके यहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं फलान ढिकान, और उनका नाम उपेंद्र त्रिपाठी है। तो हमने कहा ऐसा कोई जानवर मेरे पास है नहीं, हमने कहा इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। हो गया ना, यहीं पढ़ाते हैं। हमने कहा यहाँ नहीं है, तुम यहाँ सब निकल लो, मेरा दिमाग ना खराब करो, नहीं पढ़ाता ऐसा। वो बंदा चला गया। तो हमने उसने गांव हमें पता था कि रोहित त्रिपाठी का गांव है क्या नाम उधर, टिकरा का मास्टर। तो उसने कहा टिकरा क्या है? तो हमने कहा यार हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, तुम जाओ। फिर वो जब बंदा चला गया तो फिर बाद में आए मास्टर मैथ वाले, तो हमने कहा ये बताओ तो तुम्हारा क्या उपेंद्र नाम है? कहा तो कह हाँ गुरुजी हमारा नाम तो उपेंद्र है। तो हमने कहा एक तुम्हारे मित्र को हमने डांट कर भगा दिया, वो उपेंद्र पूछ रहा था, हमें रोहित तुम्हें पता। तो अब गलती किसकी थी? किसी की नहीं थी, गलती मेरी थी कि हमने रोहित को जानते थे, हम उपेंद्र को नहीं जानते थे, जबकि रोहित और उपेंद्र एक ही थे। तो ऐसे यहाँ पर कई बार हो जाता, नाम नहीं जानोगे तो पूरी कहानी जान जाओगे, अन्य नाम से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम कर नहीं पाओगे। तो पहले तो पाषाण काल, और इसी का एक नाम और कई बार दे देता, कौन सा काल? प्रस्तर काल। तो चाहे तुम कहो पाषाण काल, चाहे कहो इसको प्रस्तर काल, बात एक ही है। क्लियर बात? अब चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, प्रस्तर काल, आसानी से कर लोगे। अब इसका जो विभाजन है, अब वो तुम लोग जो बता रहे थे वो है। अब क्या विभाजन है भाई? तो पहला विभाजन आप बता देंगे, पूरा या पूर्व, पूरा या पूर्व, बात एक ही है। तो पूरा या पूर्व पाषाण काल, तो पूरा या पूर्व पाषाण काल भी इसे बोलते हैं, पूरा या पूर्व पाषाण काल। अंग्रेजी में पैलियोलिथिक बोलते हैं इसको, पैलियोलिथिक। तो पूरा या पूर्व है, पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक। लिथिक शब्द पाषाण के लिए आया हुआ है,
ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस काल में मानव कैसा था? पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था बताइए, कैसा था मानव? क्या करता था मानव इस काल में? तो इस काल में मानव दो काम करता था। एक तो खाद्य संग्रह करता था। क्या करता था? खाद्य संग्रह। क्या करता था? खाद्य संग्रह। और था आखेटक। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कब मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, तो कब बताओगे? पूरा पाषाण काल में। इसका मतलब समझ में आया? खाद्य संग्राहक का क्या मतलब होता है? क्या होता है? खाद्य संग्राहक मतलब ये विभिन्न प्रकार के फल फूल फ्रूट उनके दाने को इकट्ठा करके रखता था। फल जो है उसे खाद्य संग्राहक बोला जाता था। जैसे कि आम खाया, गुठली इकट्ठा कर लिया, कदुआ खाया, उसके बीजे निकाल कर रख लिए, या इसी तरह से कोई फल खा रहा है उसके बीज को इकट्ठा कर लेता था और बाद में उसी को भून के खा जाता था। हो गया? कदुआ खाओ तुम लोग? तो ऐसे खा जाएगा, कच्चा खा जाएगा। आगी आ जाएगी, टेंशन ना लो, अभी थोड़ी देर में आगी लगेगी, ठीक, परेशान ना हो। तो जैसे मान लो क्या हुआ कि भाई जैसे हम ही लोग गांव में थे, तो जैसे आम है तो आम लोग खा लेते थे, गुठली फेंक देते छत पे, ठीक। फिर क्या हुआ, उस पर बरसात हुई, धूप लगी, फिर उसके बाद से जो है वो सूख जाते थे। सूखने के बाद उसे फोड़ो, फोड़ने के बाद अंदर वाला निकालो, उसका जो मुलायम वाला बीजा होता है निकालो, बढ़िया खाओ और पानी पियो, बहुत मज़ा आती, बिल्कुल मीठा मीठा पानी लगता है। खाओ कभी तुम लोग? ये गांव वाले स्टाइल है, फेंका नहीं जाता, खाया जाता उसका, बढ़िया लगता हो। इसी तरह से जैसे कि मान लो कदुआ है, अब तुम्हारे यहाँ कदुआ खाया जाता है कच्चा वाला, हम लोगों के यहाँ जो है कदुआ खाया जाता है पका वाला। अब पके वाले कदुए में बीजा बहुत बढ़िया होता है, सॉलिड बड़े बड़े, उन बीजों को हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे, निकाल के उसे धुल लेते थे, उसे सुखा देते थे और फिर उसको तवे पे भून के खाओ। वो मूंगफली से ज़्यादा फ़ायदा और मूंगफली से ज़्यादा टेस्टी लगता है, कभी खा के आप देखिए उसको। तो बात समझ नहीं? तो मानो पहले का ऐसा ही था, वो इकट्ठा करता है। जब महुआ, जानते हो महुआ? हाँ, तो महुआ भी क्या किया जाता है? अरे दारू नहीं बनता, और भी कुछ बनता है, केवल दारू बनाते हैं सब। महुआ इकट्ठा करा जाता था, उसे सुखा कर रख लिया जाता था। और हमारे यहाँ अब तो ख़त्म हो गया मामला, नहीं तो बरसात के दिनों में बढ़िया उसे क्या किया जाता था, भिगो के फिर उसको सिलबट्टे पर पीसा जाता था और उसे आटे में मिला के गूँथ दिया जाता था। आज जैसे तुम लोग जो मीठी रोटी बनाते हो चीनी या गुड़ मिला करके, वैसे हमारे उसको बोलते थे, हम लोग बोलते थे महुअर। क्या बोलते थे? महुअर। बढ़िया झापेदार जो है, आलू दम के साथ लपेट के खाओ, बहुत मज़ा आती थी। हैं? किसको? अरे महुअर वो नहीं, महुअर हम लोग उसी को बोलते हैं भाई। तो उसे महुआ से बना है तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलने लगते थे, महुअर बोलते, बढ़िया लगता था। तो पहले का मानो ऐसा ही था। और शेष आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो इस समय का मानो क्या करता था, शिकार करता था। जितने तुम लोग शाकाहारी बने घूम रहे हो ना तुम लोग, तुम्हारे पूर्वज तुमसे बड़े वाले मांसाहारी थे, हमसे भी बड़े वाले थे। हम तो कम से कम पका के खाते ना, वो सब बीजा और मांस दोनों खाता था। वो मानो ऐसा नहीं था कि वो शाकाहारी हो मांसाहारी नहीं, उस समय का मानो दोनों था। याद रखना इसको। पूरा पाषाण काल के बाद मानव पहुंचा कहाँ, मध्य पाषाण काल में। यहाँ तक आते आते मानव जो है पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा। तो यहाँ मानव कर रहा है पशुपालन और साथ में आखेटक रहेगा। अभी भी शिकारी है, आखेट करना छोड़ा नहीं उसने, लिख लो आखेटक। तो पशुपालन भी करेगा और साथ में क्या करेगा, आखेट भी करेगा। तो पशुपालन और आखेटक दोनों है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा या पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। इसमें ये पशुपालन और किसकी स्थिति में है, आखेटक की स्थिति में है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको याद रखिएगा। पशुपालन जैसे उसने क्या किया, खास करके उन पशुओं को पालना शुरू करा जिसको वो खाता था। जैसे कि जैसे मुर्गा खाता है तो मुर्गा उसने पालन शुरू कर दिया, बकरे उकरे को खाता है तो बकरे का पालन शुरू कर दिया, इस तरह, ताकि शिकार पर निर्भरता उसकी क्या हो सके, कम हो सके। इतनी बात सुनाई कि नहीं है? जैसे हम गांव में थे तो हम जो है मुर्गा खाने के बहुत बड़े शौकीन। ये बात पता है तुम लोग? हम कहाँ के हैं पता है कि नहीं पता है? कहाँ के हम? अरे कहाँ के हम? तुमको क्यों नहीं पता?
अरे अभी बोला था MBT मनोज बिहारी टाइगर। अरे यार तुम, हमें लग रहा है बीजेपी वाले कट्टर हो, तभी तुम्हें बिहारी की जगह पे तुम्हें वाजपेयी सुनाई दे रहा, अटल बिहारी वाजपेयी सुनाई दे रहा तुमको। हमारा नाम है मनोज बिहारी टाइगर, अर्थात मैं किधर से, बिहार से। अब बिहार के लोग पूर्ण रूप से आकेटक होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो गांव में जब थे तो हमें खाने का बहुत शौक था, तो हम खुदे मुर्गा पालन वाला पूरा सिस्टम रखे थे कि वो कौन रोज रोज खरीदने जाएगा और लेने जाएगा, रखो और देखते रहो, बस बड़ा हो रहा बड़ा हो रहा बड़ा हो गया, काट डालो इसको। तो हम लोग इस तरह के सिस्टम बना लेते हैं। हाँ अब ये बड़ा हो रहा बड़ा बड़ा हो गया, धर दो इसको, धर दो, जिस दिन मन हुआ उसी दिन। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे मानव था, कौन सा वाला, मध्य पाषाण वाला। फिर मानव पहुंचा कहाँ, नौ पाषाण में। नौ पाषाण कह सकते हैं, या इसी को उत्तर पाषाण काल भी बोला जाता है, उत्तर पाषाण काल। अंग्रेजी में इसे नियोलिथिक बोलेंगे, मध्य वालों को मेसोलिथिक बोलेंगे। भाई ऊपर वाला पैलियोलिथिक, मध्य वाला मेसोलिथिक, और ये नौ पाषाण वाला नियोलिथिक एज हो जाता है, एज आगे लगा रहेगा। अब यहाँ तक मानो आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा मानो तो इससे अलग हो जाएगा। अब शिकार करना बंद कर रहा है वो, अब करेगा पशुपालन और करेगा कृषि। तो यहाँ पशुपालन और कृषि शुरू हो गई। तो लिख लो, तो यहाँ मानो क्या शुरू कर देगा, पशुपालन शुरू कर देगा और क्या शुरू कर देगा, कृषि शुरू कर देगा। तो पशुपालन और कृषि का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके मानो क्या हो जाता है, आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात सुनाई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात? तो याद रखिएगा, ये तो तुम्हारा हुआ एक तरह से विभाजन वाला पॉइंट, किस काल में मानो कैसा था, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या पूछेगा, इसके बाद वाली की जो स्थिति आएगी उसमें जो है मानव जीवन में जो प्रथम वाला पॉइंट है, यहाँ पर अब बताएंगे कि मानव जीवन में पहली बार कब क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो लिख लीजिए जरा, अब इसमें अगली हेडिंग तुम्हारी जाएगी मानव जीवन में प्रथम। तो क्या बताओगे, मानव जीवन में प्रथम, लिख लो। लिखा? तो बताओ कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, 5। तो बताओ इन महाद्वीपों में सबसे पहले मानव आया कहाँ था? भाई 7 महाद्वीप हैं, तो पहली बार मानव किसी ना किसी महाद्वीप में आया तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानव सबसे पहले किस महाद्वीप में आया था, तो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो आपने हेडिंग डाला है मानव जीवन में प्रथम, ये तो हेडिंग है, तो लिखना शुरू करिए। मेन हेडिंग है मानव जीवन में प्रथम। पहला पॉइंट लिखो, मानव से संबंधित प्रथम महाद्वीप, मानव से संबंधित प्रथम महाद्वीप। लिखा? तो मानव से संबंधित आपसे पूछा जाता है तो बता देना प्रथम महाद्वीप। तो आप बताएंगे कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो सबसे पहले मानव किस महाद्वीप में आया था भाई, अफ्रीका महाद्वीप में। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछाएगा कि मानव सबसे पहले कहाँ आया, तो अफ्रीका महाद्वीप में आया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे काम का वही है ना, कि अफ्रीका महाद्वीप में क्यों, कारण बताइए। तो अभी तक का जो सबसे प्राचीनतम कंकाल मिला है मानव का, वो कहाँ से मिला, अफ्रीका से। इस आधार पर माना जाता है कि मानव सबसे पहले कहाँ आया होगा, अफ्रीका में। तो लिख लीजिएगा कारण। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कारण बता दें, तो कारण में लिख लीजिएगा। और क्या दिखाएंगे, मानव के सबसे प्राचीनतम कंकाल की प्राप्ति, मानव के सबसे प्राचीनतम कंकाल की प्राप्ति। लिखो, मानव के सबसे प्राचीनतम कंकाल की प्राप्ति। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये मानव के सबसे प्राचीनतम कंकाल के यहाँ से प्राप्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति जल से मानी गई है, ये आपको पता ही है, ठीक। तो मानव की उत्पत्ति किससे मानी गई, जल से। और जल का ज़्यादा जमाव, जंगलों का ज़्यादा मामला कहाँ रहा, अफ्रीका में। घने वन वहाँ पर हैं, और जल से मानव बंदर की तरफ तब्दील हुआ था, और बंदर से ही मानव बना था। भाई जल से निकला बंदर और बंदर से बना मानव। तो जो मानव धरती की तरफ आ गए वो उनकी संतानें तुम लोग हो,
और जो रह गए जंगलों में वो घूमते अगल बगल आज भी घूम रहे हैं जो दिखाई देते हैं। तो बंदर तुम्हारे कहाँ हैं? पूर्वज हैं। ठीक, नहीं बन सकते क्योंकि प्रकृति ने सबका जीन क्या कर दिया है, कोड कर दिया है कि अब आप इस वर्ग के हैं तो इसी वर्ग में रहेंगे। अब जेनेटिक चेंज नहीं होते। अब जो जिस जेनेटिक का होता है, जिस जीन का होता है, उसकी संतानें उसी जीन में क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। समझ में आई बात? अब परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो इस समय तक लम्बा भगवान हो गए होते हैं, ये सबरे बंदर इंसान हो गए होते। ऐसे यदि परिवर्तन होता तो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए अब शेष बातें हम आपको बताएंगे अगले टर्न पे जब मिलेंगे, मतलब हम मिलेंगे मंडे को। और अखबार जो तो ऑनलाइन पे जरा पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक? क्योंकि जब हम मंडे को मिलेंगे तो सबसे पहले वही पूछेंगे जो ऑनलाइन पे अखबार पढ़ाए होंगे और नहीं बताए पाए तुम लोग। हाँ, तो एक बेइज्जती होती है ऑफलाइन, एक बेइज्जती होती है ऑनलाइन। तो तुम्हारी बेइज्जती ऑफ और ऑनलाइन दोनों होगी, क्योंकि हम लाइव कर देंगे, हमारे घर वाले भी देखेंगे, तुम बता देना देखो हम डंडा खा रहे हैं, तो ऐसी वाली बेइज्जती होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हैं? हाँ, तो ऐसे समझ लो फिर। एक बिहारी सब पे भारी, देखो डायलॉग लिखा इधर।